हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पहले लेक्चरों में हमने डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व आदि की चर्चा की है। आज हम डिमांड फंक्शन या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में चर्चा करेंगे। तो डिमांड फंक्शन है क्या? इट स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। ये जो डिमांड फंक्शन है ये रिलेशनशिप का स्टडी करता है। किसकी रिलेशनशिप? किसी कमोडिटी की डिमांड और उसके जो वेरियस डिटर्मिनेंट्स हैं उनके बीच रिलेशनशिप। अब कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं? जैसे कि इनकम है, कंज्यूमर्स की इनकम है, और प्राइसेस हैं वस्तु के, दूसरे रिलेटेड कमोडिटीज़ हैं, इस तरह से। उसके बाद आता है जैसे कि डिमांड दो तरह की होती है, इंडिविजुअल डिमांड और डिमांड शेड्यूल की बात अगर हम करते हैं तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है और मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है। उसी प्रकार फंक्शन भी दो प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इन मार्केट एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। यह बाजार में व्यक्तिगत मांग और उसके निर्धारक तत्वों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी व्यक्ति की मांग कितनी है और उसके निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको दर्शाने वाले फंक्शन को हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कहते हैं। और इस इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो हैं 5। कौन कौन से हैं? पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, जो दो प्रकार के हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस। अब इनको हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन करके। पहला है प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी पहला पॉइंट है। इसका मतलब क्या है? वस्तु की कीमत। ऑर्डिनरीली जो कमोडिटी की डिमांडेड अमाउंट है वो प्राइस पर डिपेंड करती है। कैसे करती है? अगर प्राइस गिरेंगे, प्राइस डाउनफॉल होंगे, प्राइस नीचे जाएंगे, डिक्रीज होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर किसी कमोडिटी की प्राइस रेज अप होंगे, बढ़ जाएंगे, तो उसकी जो डिमांड है वो घट जाएगी। कहने का मतलब सीधा सा है, यदि प्राइसेस में राइज होता है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर प्राइसेस फॉल होते हैं, गिर जाते हैं, तो डिमांड एक्सटेंड होती है और एक्सटेंड होने के कारण बढ़ जाती है। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड, इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है और इसी इनवर्स रिलेशनशिप को हम लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का मतलब है जो संबंधित वस्तुएं हैं। अब ये संबंधित वस्तुएं हैं वो भी डिमांड को प्रभावित करती हैं और इसमें भी दो प्रकार होते हैं। रिलेटेड गुड्स भी दो प्रकार की होती हैं। एक है सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स गुड्स का मतलब है कि जब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करके हम अपनी इच्छा को संतुष्ट कर सकें, यानी अपनी सेटिस्फिकेशन हम एक वस्तु को छोड़कर दूसरी गुड्स से कर सकते हैं, तो वो सब्स्टिट्यूट डिमांड कहते हैं। अब इसका प्रभाव क्या होता है? वो कहता है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर। यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स का ये गुण है कि अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और इसका कन्वर्स भी है। अगर मान के चलिए एक वस्तु की कीमत घटेगी तो निश्चित रूप से उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी डिमांड घट जाएगी। जैसे कि अब सब्स्टिट्यूट्स का एग्जांपल लीजिए, चाय और कॉफ़ी है। सपोज करके चलिए चाय की कॉस्ट बढ़ जाती है, चाय के प्राइसेस राइज हो जाते हैं, चाय की कीमत बढ़ जाती है, तो लोग क्या करेंगे? चाय पीना कम कर देंगे, कॉफ़ी पीना ज़्यादा शुरू कर देंगे। तो चाय की कीमत बढ़ी और डिमांड किसकी बढ़ गई? कॉफ़ी की बढ़ गई। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दो कंपनियां हैं आपकी कोल्ड ड्रिंक की, पेप्सी और कोक। सपोज करके चलिए पेप्सी अपनी कीमत बढ़ा देती है तो लोग कोक की डिमांड ज़्यादा कर देंगे, कोक पीना शुरू कर देंगे। पेप्सी की कीमत बढ़ी, कोक की डिमांड बढ़ गई। दूसरे होते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो जॉइंटली वांट को सेटिस्फाई करते हैं, मिलकर मांग को पूरा करते हैं। जैसे कि पेन और इंक, ये दोनों मिलकर ही डिमांड को पूरा करते हैं। इसमें क्या होता है?
ए फॉल इन प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द अदर। अगर एक वस्तु की कीमत में कमी आती है तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। उल्टा भी है, अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की डिमांड कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सपोज करके चलिए, अगर फाउंटेन पेन की कीमत बढ़ जाती है, फाउंटेन पेन की कीमत बढ़ जाती है तो इसका मतलब है इसकी डिमांड गिरेगी, और जब डिमांड गिरेगी तो इंक की डिमांड भी गिर जाएगी। उल्टा भी है इसका। उसके बाद आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर में क्या होता है, यानी उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय भी डिमांड को प्रभावित करती है। कैसे करती है? दो प्रकार की से करती है। एक होती है नॉर्मल गुड्स और एक होते हैं इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स जो होते हैं उनमें सिंपल बात है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर इन्फीरियर गुड्स की बात करें हम, जैसे डबल टोन्ड मिल्क है या दूसरे प्रकार की घटिया किस्म की जो वस्तुएं होती हैं, उनमें क्या होता है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, यानी कंज्यूमर की आय तो बढ़ी पर डिमांड कम हो जाएगी। ऐसी अवस्था में देख रहे हैं आप, नॉर्मल गुड्स की डिमांड इनकम के साथ बढ़ती है और इनकम के कम होने के साथ कम हो जाती है। इन्फीरियर गुड्स में उल्टा चलता है, कंज्यूमर की आय इनकम इंक्रीज अगर होती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड घट जाएगी, और अगर इनकम कम हो गई है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। उसके बाद आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी डिमांड को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। ब्रॉड सेंस में इसको यूज़ किया जाता है। फैशन है, हैबिट है, कस्टम है, ये सब टेस्टेज में आते हैं, और इन सब चीज़ों को प्रभावित करने वाले होते हैं चेंज इन फैशन, क्लाइमेट, न्यू इन्वेंशंस, एडवर्टाइजमेंट। ये सब चीज़ें इन चीज़ों को प्रभावित करती हैं। सिंपल सी बात है, उन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी जिनके लिए कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस बढ़ गए हैं, और उसका उल्टा भी है, जिनके लिए डेवलप हुआ है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, और जिनके लिए डिक्रीज हुआ है उनकी डिमांड भी घट जाएगी। यानी जिनमें टेस्ट डेवलप हुआ है उनकी डिमांड बढ़ेगी, और जिनमें टेस्ट डेवलप नहीं हुआ है, कम हुआ है, उनकी डिमांड घट जाएगी। और उसके बाद आता है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर से रिलेटेड एक धारणा है। क्या है कि अगर मान के चलिए किसी कंज्यूमर को ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे, तो वह अभी वर्तमान यानी प्रेजेंट प्राइसेस हैं उन पर ज़्यादा डिमांड करेगा, और अगर ये उसे ये संभावना लग रही है कि फ्यूचर में प्राइसेस कम होंगे तो वह अपनी डिमांड को कम कर देगा, और यहाँ तक कि वो अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर सकता है। तो ये थे इंडिविजुअल डिमांड को प्रभावित करने वाले तत्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। उसके बाद आता है मार्केट डिमांड फंक्शन को। मार्केट डिमांड फंक्शन के भी कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं। क्या क्या है मार्केट डिमांड फंक्शन, है क्या, पहले वो समझें आप। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट डिमांड फॉर ए कमोडिटी टू इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। ये मार्केट डिमांड और उसके वेरियस डिटर्मिनेंट्स का रिलेशनशिप दर्शाता है, और इसको प्रभावित करने वाली 4 चीज़ें हैं। पहली है पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन घटेगी तो डिमांड घट जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने से ही नंबर ऑफ बायर्स बढ़ जाते हैं, कम होने से घट जाते हैं। पॉपुलेशन ही प्रभावित नहीं करती बल्कि इसकी कंपोजिशन भी निर्धारित करती है। अगर उसमें पॉपुलेशन में बच्चे ज़्यादा हैं तो बच्चों की वस्तुओं की जैसे खिलौने वगैरह की डिमांड ज़्यादा होगी। अगर स्त्रियां ज़्यादा हैं तो स्त्रियों की वस्तुएं जैसे सूट, सलवार या दूसरे प्रकार की जो स्त्रियों का प्रयोग करने वाले सौदे हैं वो प्रयोग ज़्यादा होते हैं, वुमेंस वाले चीज़ें ज़्यादा प्रयोग होती हैं। इसके बाद आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी भी प्रभावित करती है डिमांड को। गवर्नमेंट पॉलिसी को अगर डिमांड बढ़ानी है, घटानी है, तो गवर्नमेंट 2 तरीके से काम करती है। अगर वो गवर्नमेंट चाहती है कि डिमांड कम करनी है तो क्या करती है गवर्नमेंट,
उन पर टैक्स इम्पोज कर देती है, टैक्स बढ़ा देती है। टैक्स बढ़ाने से उनके प्राइसेस ज़्यादा हो जाते हैं और डिमांड गिर जाती है। इसी प्रकार अगर डिमांड बढ़ानी है गवर्नमेंट को तो कई तरह की वेरियस टाइप ऑफ सब्सिडीज़ देना शुरू कर देती है, और जब सब्सिडीज़ देती है तो उसकी कॉस्ट गिरती है और कॉस्ट गिरने से डिमांड बढ़ जाती है। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो इसको प्रभावित करता है, वो है क्लाइमेट एंड सीजन। क्लाइमेट और सीजन भी डिमांड को प्रभावित करता है। आप जानते हैं कोल्ड क्लाइमेट में वूलन गारमेंट्स की डिमांड ज़्यादा होती है, जबकि जो दूसरे प्रकार के हल्के कपड़े होते हैं उनकी डिमांड कम होती है। इसी प्रकार समर सीजन में आइसक्रीम की डिमांड ज़्यादा होती है, जबकि विंटर सीजन में यह डिमांड घट जाती है और ना के बराबर हो जाती है। तो क्लाइमेट और सीजन का भी प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी डिमांड को प्रभावित करता है। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रकार का होता है, इक्विटेबल और नॉन इक्विटेबल। अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल है तो लोगों को, ज़्यादातर लोगों तक आय पहुंचती है, समाज के, सोसाइटी के ज़्यादातर लोगों तक जब आय पहुंचेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा होगी। और नॉट इक्विटेबल है तो ये जो इनकम है ये रिच लोगों के पास, कुछ ही फ्यू रिच पर्सन्स के पास इसकी इनकम पहुंचेगी और वो बहुत थोड़ी डिमांड करेंगे। सोसाइटी का जो बाकी हिस्सा है वो गरीब रहेगा और वो डिमांड नहीं कर पाएगा। तो इक्विटेबल अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर नॉन इक्विटेबल है, इक्विटेबल ही है तो डिमांड बढ़ेगी, और नॉन इक्विटेबल है तो डिमांड बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। तो ये 9 निर्धारक तत्व हैं, 9 डिटर्मिनेंट्स हैं, जिनमें से 5 इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के हैं और 4 मार्केट डिमांड फंक्शन के हैं, जो मार्केट डिमांड को निर्धारित करते हैं। अगले में हम लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।